हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हाजिर हैं भूगोल की क्लास लेके। अपना प्रायद्वीपीय पठार चल रहा है, इसके बारे में कल थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाया था। आज अपने प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणियाँ करेंगे। पर्वत श्रेणियों के नाम आपको कल लिखवा दिए थे मैंने। प्रायद्वीपीय पठार, इसमें अपने पर्वत श्रेणियां कर रहे हैं। पर्वत श्रेणियां, ठीक है। पर्वत श्रेणियां हैं। पहली है अरावली। पर्वत श्रेणी, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी। अब ये आपके वैसे सेकेंड ईयर में थी, ये जो सेकेंड बुक थी राजस्थान का भूगोल, उसमें पढ़ा होगा आपने अरावली के बारे में। तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ये भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है। वलित पर्वत है ये भी। देखो अरावली है, ये एक तो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। एक ये भी क्या है, वलित पर्वत है, ठीक है, वलित श्रृंखला है ये भी, ठीक। और ये क्या है, ये अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट, अवशिष्ट है। अवशिष्ट का मतलब ये हो गया अपरदन के द्वारा इसकी जो ऊंचाई है वो कम हो गई है। अब ये सतत नहीं है, बहुत पुरानी श्रृंखला ना, ये सतत नहीं है। अब ये अवशिष्ट पर्वत है, यानी पर्वतों के कुछ बस बचे हुए कुछ भाग है ये, बस और कुछ भी नहीं है। इसका देखो ये अरावली है राजस्थान में, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब देखो इसका विस्तार किस दिशा में है, और इसका विस्तार है, देखो विस्तार, ठीक है, विस्तार की दिशा है इसकी, ये देखिए फैली हुई है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्या है इसकी दिशा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की तरफ ये फैली हुई है। अब देखो किन राज्यों में फैली हुई है, ये 4 राज्यों में फैली है। कितने, 4 राज्यों में ये फैली है। अब नाम है उनके, ये गुजरात से शुरू होती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, इन 4 राज्यों में ये फैली है, जिसमें से दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और देश की राजधानी है। अब दिल्ली में जो देखो राष्ट्रपति भवन है ना, राष्ट्रपति भवन, वो इसी पे बना हुआ है, ठीक है, रायसीना पहाड़ी पर, रायसीना पहाड़ी पर, ठीक है। ये अरावली का ही विस्तार है। तो राष्ट्रपति भवन है वो अरावली पर्वत पे ही बना हुआ है, जिसका ये विस्तार है, ठीक है। और जहाँ राष्ट्रपति भवन बना है उसे रायसीना की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका विस्तार था। अब अरावली तो जैसे बता दिया है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ठीक है। ये अलग अलग क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं, ये जो भाग है। अब अरावली में आगे अपने बात करते हैं इसकी। देखिए ऊंचाई क्या है इसकी, कोई स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले सकते हो आप।
अरावली की देखो औसत ऊंचाई है इसकी है लगभग कोई 930 मीटर है। औसत ऊंचाई 930 मीटर है लगभग। और इसकी देखो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इसकी गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी हाइट है 1722 मीटर। तो गुरु शिखर है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 1722 मीटर। अब गुरु शिखर कहाँ स्थित है? यह है माउंट आबू में। माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ है? ये सिरोही में है। सिरोही राजस्थान के सिरोही जिले में है माउंट आबू। माउंट आबू में गुरु शिखर है, पर्वत सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और उसके अलावा जैसे आपको पता है जो पठार होते हैं, ये जो प्रायद्वीपीय जो श्रेणियां हैं, यहाँ खनिज बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। देखो सबसे अधिक खनिज मिलता है अपने झारखंड में छोटा नागपुर पठार में। उसके बाद राजस्थान में सबसे अधिक खनिज मिलता है। राजस्थान को खनिज का अजायब घर कहते हैं, खनिजों का अजायब घर। खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहते हैं। ठीक है। अब देखो खनिज यहाँ क्या मिलते हैं? यहाँ तांबा, सीसा, अभ्रक, एस्बेस्टोस, चांदी भी यहाँ मिलती है। इस तरीके से कई खनिज यहाँ प्राप्त होते हैं। ये अरावली की पहाड़ियों से कई तरह के खनिज है जो हमें प्राप्त होते हैं। अब जो अरावली की देखो पहाड़ी है ना, ये जल विभाजक भी है। क्या है? जल विभाजक। जल विभाजक। अरावली की पहाड़ी क्या है? जल विभाजक है। जल विभाजक देखो कैसे है। देखो ये क्या करती है, सिंधु नदी और गंगा नदी इनके बीच में ये क्या है, जल विभाजक का कार्य करती है। बीच में ये पर्वत है जिससे ये जो जल है दो अलग दिशाओं में बट जाता है। सिंधु नदी का जो जल है वो अरब सागर में, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जो जल है वो अरब सागर में जाता है, और गंगा नदी का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इस तरीके से ये अरावली क्या है, जल विभाजक का कार्य भी करती है। और अरावली का राजस्थान में बहुत बड़ा एक रोल है। अब जैसे अभी मानसून का समय चल रहा है, मानसून का समय चल रहा है, तो जो अरावली है, जो अरावली के ये देखो, ये जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, यहाँ बरसात बहुत ही कम होती है। और जबकि अरावली के इस तरफ पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में बहुत अधिक बरसात होती है। इसका देखो कारण क्या है, जो अरावली है इसकी जो स्थिति है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। जब कच्छ की तरफ से जब मानसून आता है तो वो क्या है, वो सीधा ही निकल जाता है। अरावली की जो देखो, अरावली की दिशा भी इस तरीके से है, और जो मानसून आता है वो भी इसी तरीके से आता है, तो वो सीधा निकल जाता है, रुकता नहीं है। अगर ये पर्वत श्रृंखला यूं
सीधी ना होकर इस तरीके से होती तो ये मानसून को यहीं रोक लेती और राजस्थान में बरसात होती। लेकिन अरावली की स्थिति कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर बरसात नहीं हो पाती। अब देखो पश्चिम का जो एरिया है वो लगभग सूखा ही रहता है, बहुत कम बरसात होती है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, भारत में मानसून 1 जून को प्रवेश कर जाता है, 1 से 5 जून, ठीक है। और राजस्थान में देखो मानसून कब प्रवेश करता है, 15 जुलाई तक, ठीक है। 15 जुलाई तक जो मानसून है राजस्थान में प्रवेश करता है, लगभग 1.5 महीने बाद, ठीक है। और देखो लेट प्रवेश करता है राजस्थान में और जल्दी चला भी जाता है। और जो बरसात है उसकी भी अनिश्चितता है, समय पर बरसात नहीं होती है, रुक रुक के बरसात होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कई तरह की इसमें कंडीशन है। लेकिन जो अरावली का ये जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर खूब बारिश होती है, मगर जो पश्चिम वाला जो एरिया है वो प्यासा ही रहता है, बरसात यहाँ नहीं होती है। अब जैसे जैसलमेर का है ना, अब जैसे राजस्थान के जैसलमेर में सबसे कम बरसात होती है, लगभग 10 ml बरसात होती है, बहुत ही कम होती है। और जैसलमेर के अंदर एक सम क्षेत्र है, सम क्षेत्र। अब ये क्या है, वनस्पति विहीन है, वनस्पति विहीन क्षेत्र है, यानी जल के अभाव में यहाँ वनस्पति भी पनपती नहीं है। सम क्षेत्र में वनस्पति विहीन क्षेत्र है अरावली के कारण। अब जैसे बरसात कम होती है तो अब देखो नदियाँ कौन सी निकलती है अरावली से। तो अरावली से नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ हैं, एक तो लूनी नदी है, बनास नदी है, एक बाणगंगा है। ये नदियां निकलती है इसमें से, ठीक है। ये नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है। अब ये जो नदियां हैं ये बरसाती नदियां हैं। बरसाती नदियां का मतलब यह हो गया जब वर्षा होगी तभी इनमें जल आएगा और तभी ये प्रवाहित होगी, ठीक है। बाकी जो समय है ये सूखी रहती है, इनमें किसी भी तरह का कोई भी जल प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। दूसरी ये जो नदियां हैं अंतः प्रवाही नदियां हैं, अंतः प्रवाही। अब देखो अंतः प्रवाही का क्या अर्थ हुआ। अंतः प्रवाही का मतलब है यहाँ से जो अरावली से जो नदियाँ निकलती हैं वो जो नदियाँ हैं समुद्र में नहीं गिरती है, ठीक है। वो यहाँ तो कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर रेत में ही समाहित हो जाती है, समुद्र में नहीं गिर पाती है। अब जैसे लूनी नदी है, ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, ताकि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। अब ये क्या करती है, ये भी समुद्र में नहीं गिरती, कच्छ के रंग में, कच्छ के रंग में ये समाहित हो जाती है, ठीक है। वहीं तक ये जा पाती है, वहीं तक ये समाहित हो जाती है लूनी नदी, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। तो राजस्थान की वैसे तो सबसे बड़ी नदी लंबाई के अनुसार होगी ये बनास नदी, लंबाई के अनुसार सबसे बड़ी नदी है बनास नदी है, लगभग 400 किलोमीटर तक है इसकी लंबाई है, ठीक है, बनास नदी। अगर जल भराव के अनुसार है, के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी, ठीक है, लगभग 400 किलोमीटर लंबाई है।
और जल भराव के अनुसार है चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये था कुछ अरावली पर्वत से संबंधित कुछ बातें। इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। और जहाँ नहीं समझ में आए वो पूछना अरावली का, ठीक है।